सब्सक्राइब करें द ज्ञान गैलरी यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि वीडियो मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल द ज्ञान गैलरी में। पिछले वीडियो में हमने म्यूटेशन के दो अलग अलग प्रकार के बारे में बात किया था, जिसमें हमने जीनोमेटिक म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में जीन म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसका टॉपिक है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन को हिंदी में जीन उत्परिवर्तन कहा जाता है। जब जीन में पाए जाने वाले डीएनए या उससे बने आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था में कोई परिवर्तन हो जाता है, तब हम उसे जीन म्यूटेशन कहते हैं। हम जानते हैं कि जो जीन होता है वह डीएनए के बना होता है और डीएनए में एक लंबी श्रृंखला में कई न्यूक्लियोटाइड्स एक क्रम में जुड़े होते हैं। जब इसके किसी एक न्यूक्लियोटाइड में कोई बदलाव हो जाता है, तब हम उसे जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। हम जानते हैं कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। जब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में कोई बदलाव हो जाएगा, तब उससे बने आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी बदलाव हो जाएगा। तो इस प्रकार का उत्परिवर्तन जीन म्यूटेशन कहलाता है। यह उत्परिवर्तन क्या होता है? मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, मतलब आणविक स्तर पे होता है, जिसमें संपूर्ण डीएनए में बदलाव नहीं होता है, बल्कि कुछ नाइट्रोजनी क्षारक में परिवर्तन हो जाता है, कोई क्षारक बदल जाता है। जीन म्यूटेशन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन और दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब हम इन दोनों प्रकारों को एक एक करके जानेंगे। जीन म्यूटेशन के दोनों प्रकारों को समझने के लिए डीएनए स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए। हम सबसे पहले डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर में तीन प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है शुगर, जो कि डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, दूसरा है फॉस्फेट और तीसरा होता है नाइट्रोजनस बेस। ये बीच में जो सारे मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं वे नाइट्रोजनस बेस हैं। नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्यूरिन, दूसरा है पायरिमिडीन। प्यूरिन दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वेनिन, जबकि पायरिमिडीन डीएनए में पाए जाने वाले पायरिमिडीन दो प्रकार के हैं। पहला है साइटोसिन और दूसरा है थायमिन। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयर बनाते हैं, जबकि साइटोसिन हमेशा ग्वेनिन के साथ पेयर बनाते हैं। यह डीएनए का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम जीन म्यूटेशन के प्रकारों को देखेंगे। पहला है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, जिसे प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन कहते हैं। जब डीएनए श्रृंखला में एक या अधिक क्षार युग्मक मतलब बेस पेयर किसी दूसरे बेस पेयर से बदल जाते हैं, तब हम उसे प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन कहते हैं। हम जानते हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर में कई न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें अलग अलग नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जिसमें कि एडेनिन, थायमिन, ग्वेनिन और साइटोसिन होते हैं। जब यह नाइट्रोजनस बेस किसी दूसरे नाइट्रोजनस बेस से बदल जाते हैं, तब हम उसे प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन कहते हैं। यह उत्परिवर्तन भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है ट्रांजिशन और दूसरा होता है ट्रांसवर्सन। तो सबसे पहले हम ट्रांजिशन देखते हैं। जब डीएनए में एक प्यूरिन के स्थान पर दूसरा प्यूरिन और पायरिमिडीन के स्थान पर दूसरा पायरिमिडीन प्रेजेंट हो जाए, तब हम उसे ट्रांजिशन कहते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पहला बेस पेयर जो था उसमें तो किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ, एडेनिन और थायमिन जैसे था वैसा ही है। लेकिन दूसरे बेस पेयर में आप देख सकते हैं कि साइटोसिन के जगह पर थायमिन आ गया और ग्वेनिन के स्थान पर एडेनिन आ गया। यहाँ पहले बेस को देखें, साइटोसिन जो है वह पायरिमिडीन का सदस्य है, जबकि थायमिन जो है वह भी पायरिमिडीन का ही सदस्य है। तब यहाँ पायरिमिडीन से पायरिमिडीन का बदलाव हुआ, जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो ग्वेनिन के स्थान पर एडेनिन प्रेजेंट है, मतलब कि यह ग्वेनिन प्यूरिन का सदस्य है और एडेनिन भी प्यूरिन का सदस्य है। तब यहाँ प्यूरिन के स्थान पर प्यूरिन प्रेजेंट हो गया, मतलब बदलाव हुआ लेकिन प्यूरिन के स्थान पर प्यूरिन ही है। तब हम इस प्रकार के उत्परिवर्तन को या बदलाव को ट्रांजिशन कहते हैं। ये आपको पूरे समझ में आया होगा। जबकि दूसरा जो है, जिसे हम ट्रांसवर्सन कहते हैं, जब डीएनए में प्यूरिन के स्थान पर पायरिमिडीन प्रेजेंट हो और पायरिमिडीन के स्थान पर प्यूरिन प्रेजेंट हो, तब हम उसे ट्रांसवर्सन कहते हैं। यहाँ आप दूसरे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एडेनिन के स्थान पर थायमिन प्रेजेंट हो गया। एडेनिन जो है वह प्यूरिन का सदस्य है और थायमिन जो है वह पायरिमिडीन का सदस्य है।
तब यहाँ प्यूरिन के स्थान पर पायरिमिडिन प्रेजेंट हो गया, और उसी प्रकार दूसरे साइड भी यहाँ पायरिमिडिन है, मतलब थायमिन जो है वो पायरिमिडिन का सदस्य है, और उसके स्थान पर एडेनिन प्रेजेंट है जो कि प्यूरिन का सदस्य है, मतलब पायरिमिडिन के स्थान पर प्यूरिन प्रेजेंट हो गया। यहाँ बेस का बदलाव हुआ, लेकिन प्यूरिन के स्थान पर पायरिमिडिन से और पायरिमिडिन के स्थान पर प्यूरिन प्रेजेंट हो गया, तब हम इस प्रकार के उत्परिवर्तन को ट्रांसवर्सन कहते हैं। आप इसे अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। अब हम जीन उत्परिवर्तन का दूसरा प्रकार देखते हैं, जिसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कहते हैं। जब डीएनए के श्रृंखला में एक क्षार युग्मक की वृद्धि या कमी हो जाती है, तब इस प्रकार के उत्परिवर्तन को प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन कहते हैं। हम तो जानते ही हैं कि डीएनए का जो लंबी श्रृंखला होता है उसमें कई प्रकार के बेस एक श्रृंखला में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एडेनिन, गुएनिन, थायमिन, साइटोसिन। जब इस पूरी श्रृंखला में कहीं पर एक जो बेस है वह गायब हो जाए, तब क्या होगा, इसके आने वाले बेस का जेनेटिक कोड बदल जाएगा, या फिर कहीं पर एक एक्स्ट्रा बेस आकर के प्रेजेंट हो जाए, तब भी इसके सीक्वेंस में क्या होगा, बदलाव हो जाएगा। तब इस प्रकार के उत्परिवर्तन को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। यह फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्यों कहलाता है, क्योंकि जहां पर न्यूक्लियोटाइड की कमी होगी या फिर न्यूक्लियोटाइड की वृद्धि होगी, उसके बाद के सीक्वेंस जो है वो पूरे फ्रेम ही बदल जाता है। हम जानते हैं कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, मतलब एमआरएनए का निर्माण होता है, और उस एमआरएनए से क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जब यह सीक्वेंस बदल जाएगा तब आरएनए का भी सीक्वेंस बदल जाएगा, और जब एमआरएनए का सीक्वेंस बदलेगा तब उसके जेनेटिक कोड में बदलाव हो जाएगा। हम जानते हैं कि जेनेटिक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड भाग लेते हैं। जब जेनेटिक कोड बदल जाएगा तब उससे सिंथेसिस होने वाले प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। तब इस प्रकार का जो उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। यहाँ आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यह माना एमआरएनए का एक सीक्वेंस है, जिसमें यूएयू मतलब यूरासिल एडेनिन यूरासिल, उसी प्रकार से जीएसी, सीयूजी, जीसीयू, यूजीसी और एजीयू प्रेजेंट है। यह तीन न्यूक्लियोटाइडों के साथ जेनेटिक कोड बनाता है। यहाँ जो पहला कोड बनता है उससे टायरोसिन का कोड होता है, जिसे हम सिंगल लेटर कोड के रूप में Y लिखे हैं। यह टायरोसिन का सिंगल लेटर कोड है। उसी प्रकार से दूसरा जो कोड है उससे एस्पार्टिक एसिड का कोड होता है, जिसका सिंगल लेटर कोड D है। तीसरा जो कोड है उससे ल्यूसीन का कोड होता है और उसका सिंगल लेटर कोड L है। इसी प्रकार से यह एलानिन, सिस्टीन और सेरीन का कोड हो रहा है। यह जो क्रम है यह इसका एमआरएनए का क्रम है। अब इसमें कोई म्यूटेशन होता है और यहाँ का जो एडेनिन है वह गायब हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है। तब इससे जो नया सीक्वेंस बनता है उसमें जो कोड होता है, पहला कोड में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन आप दूसरा कोड देख सकते हैं वह पूरा बदल चुका है। GCC मतलब यहाँ का जो C था वो यहाँ आ गया, क्योंकि ये गायब हो गया था। तब यह कोड बदल गया और जहां D मतलब कि एस्पार्टिक एसिड होना चाहिए था वहां एलानिन प्रेजेंट हो गया। यह जो कोड बना, नया कोड बना, वह एलानिन का कोड है। उसी प्रकार से यहाँ जो कोड बनता है UG और यहाँ से G आ गया, तब यह भी कोड चेंज हो गया और यहाँ W है। ये जो W है वह ट्रिप्टोफान का सिंगल लेटर कोड है। इसी प्रकार से जहां एलानिन होना चाहिए था वहां ल्यूसीन प्रेजेंट है, जहां सिस्टीन होना चाहिए था वहां एलानिन प्रेजेंट है। तब हम देख सकते हैं कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के कमी हो जाने से उसके बाद वाले न्यूक्लियोटाइड में बदलाव हो जाता है या जेनेटिक कोड में बदलाव हो जाता है, और उससे एमिनो एसिड का जो क्रम है वह बदल जाता है। एमिनो एसिड के क्रम बदलने से प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा और यह एक प्रकार का म्यूटेशन हो जाएगा, और इसी म्यूटेशन को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड के कमी हो जाने से उसके बाद के पूरे फ्रेम में ही बदलाव हो गया। उसी प्रकार से यदि किसी न्यूक्लियोटाइड की वृद्धि हो जाती है, मान लिया जाए कि यहाँ कोई न्यूक्लियोटाइड की वृद्धि हो जाती है, तब भी ये जो 3 कोड यहाँ बना रहा था वह इस न्यूक्लियोटाइड के साथ कोड बनाएगा, तो इसके बाद वाले का जो कोड है वह बदल जाएगा। इस प्रकार के उत्परिवर्तन को हम
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह म्यूटेशन जीन म्यूटेशन समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।